आगे बढ़ते हैं। लेसन 22 में डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम कर रहे थे उसमें हम पाचन क्रिया का अध्ययन कर रहे थे। पाचन क्रिया के अंदर हमने जो ग्रहणी में पाचन है उसका अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ रहे थे हम पाचन क्रिया। पाचन क्रिया में हम पढ़ रहे थे ग्रहणी में पाचन, और ग्रहणी में जो पाचन है मैंने आपको बताया था 2 रसों के द्वारा होता है। एक तो होता है पित्ताशय द्वारा पित्तरस जो स्रावित होता है उसके द्वारा, और एक होता है अग्नाशयी रस के द्वारा। जो पाचन होता है ग्रहणी में ये 2 रसों के द्वारा, अग्नाशयी रस और पित्त रस के द्वारा होता है। पित्त रस जो होता है पित्ताशय द्वारा स्रावित किया जाता है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसके अंदर कुछ पित्त वर्णक बताए थे मैंने। इसके अलावा जो कुछ पित्त लवण थे, इसके अलावा अकार्बनिक लवण थे, और लेसिथिन नामक जो पदार्थ होता है उसके द्वारा हमने इसमें पाचन क्रिया की बातें की थी। आज हम बात करते हैं अग्नाशयी रस की। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अग्नाशयी रस होता है ये किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशयी जो रस होता है, अग्नाशयी रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होगा। और अग्नाशय में क्या होता है कि कुछ कोशिकाओं के समूह होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एसिनी सेल्स या एसिनी की कोशिकाएं। एसिनी की जो कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, अग्नाशयी रस का। यह अग्नाशयी रस का स्रवण किया जाता है एसिनी की कोशिकाओं द्वारा। अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जिससे पाचन क्रिया होती है उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि एक एंजाइम होता है इस अग्नाशयी रस में जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज होता है, इस एंटेरोकाइनेज द्वारा एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन। ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है ये निष्क्रिय रूप में होता है, और इस निष्क्रिय रूप को सक्रिय किया जाता है किसके द्वारा, एंटेरोकाइनेज के द्वारा। और इससे क्या बना दिया जाता है, ट्रिप्सिन बना दिया जाता है। ट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम होता है, ठीक है। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम होता है ये ट्रिप्सिनोजन को किस में चेंज कर देता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। निष्क्रिय का मतलब होता है निष्क्रिय रूप में काम नहीं करेगा। जैसे ही भोजन आएगा ग्रहणी के अंदर तो ट्रिप्सिनोजन किस में चेंज कर दिया जाएगा, ट्रिप्सिन में, ताकि ट्रिप्सिन क्या कर सके, पाचन क्रिया कर सके। अब देखिएगा 3 एंजाइमों की एक साथ बात करेंगे। एक तो होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, एक होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और एक होता है प्रोइलेस्टेज। ये जो 3 एंजाइम होते हैं इन तीनों एंजाइमों को किसके माध्यम से, इस ट्रिप्सिन के माध्यम से, इस ट्रिप्सिन के माध्यम से। यहाँ पे ये जो ट्रिप्सिन है जैसे ही ये बनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा ये ट्रिप्सिन इन तीनों एंजाइमों को जो ये तीनों एंजाइम है ये किस रूप में है, निष्क्रिय रूप में है। इन तीनों एंजाइमों को क्या करेगा, ट्रिप्सिन सक्रिय करेगा। किस प्रकार से, काइमोट्रिप्सिनोजन जो है इसको चेंज कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। इसके अलावा जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है इसको चेंज कर देगा प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड में, कार्बोक्सीपेप्टाइड में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इसके अलावा जो बचा प्रोइलेस्टेज, इसको ये चेंज कर देगा इलेस्टेज में। अब हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो सुनिएगा कि ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ, ये सक्रिय रूप प्राप्त हो गए हमें, ये सक्रिय है। इनको सक्रिय कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। ट्रिप्सिन को सक्रिय कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज करेगा। आगे बढ़ते हैं। हमने बात की कि ये जो तीनों एंजाइम होते हैं काइमोट्रिप्सिन,
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और इलेस्टेज, इनकी बात करते हैं। हमें पहले क्या करेंगे, जो ये ट्रिप्सिन है और एक हमने अभी सक्रिय किया था कायमोट्रिप्सिन, इस कायमोट्रिप्सिन को सक्रिय किसने किया, इस ट्रिप्सिन ने किया। ये दोनों एंजाइम क्या करेंगे कि जो अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था, प्रोटीन के पाचन से अमाशय में क्या बना था, पेप्टोन्स और प्रोटियोज। क्या बना था, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। इन प्रोटियोज और पेप्टोन्स को जो ट्रिप्सिन और कायमोट्रिप्सिन है ये चेंज कर देंगे छोटे पॉलीपेप्टाइड, इसके साथ में डाईपेप्टाइड और इसके साथ में ट्राईपेप्टाइड। इन तीनों में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। प्रोटियोज पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन कायमोट्रिप्सिन किस में चेंज कर देंगे, छोटे पॉलीपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे कि जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हमने पढ़ा, इसके बाद में कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, जो ये तीन है, ये तीन क्या क्या है, छोटे पॉलीपेप्टाइड, इसके अलावा डाईपेप्टाइड, इसके अलावा ट्राईपेप्टाइड, इन तीनों को ये किस में चेंज कर देगा, डाईपेप्टाइड प्लस में एमिनो अम्ल। डाईपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में ये चेंज कर देगा कौन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब क्या बचा, तीसरा बचा इलेस्टेज। इलेस्टेज की बात करते हैं। इलेस्टेज जो होता है ये भोजन में एक प्रोटीन होता है, भोजन में, जिसका नाम है, भोजन में इलास्टिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन। इस इलास्टिन प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। इलास्टिन प्रोटीन का पाचन करता है कौन, इलेस्टेज। तो इलेस्टेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कायमोट्रिप्सिन, तीनों को सक्रिय किसने किया, ट्रिप्सिन ने। ट्रिप्सिन को सक्रिय किसने किया, एंटेरोकाइनेज ने। ये हमने इनकी बात की। अब हमारे पास डाईपेप्टाइड एमिनो अम्ल है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर इनके अलावा और भी एंजाइम होते हैं अग्नाशयी रस में। अग्नाशयी रस में अगले एंजाइम की बात करते हैं। अगला एंजाइम है लाइपेज। क्या है, लाइपेज। लाइपेज जो है ये क्या करेगा, तो लाइपेज जो है ये वसा को, वसा अम्ल व मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। मोनोग्लिसराइड में वसा को वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा। इसके अलावा एक है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है ये स्टार्च को, स्टार्च जो है इस स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, माल्टोज में। स्टार्च हमने पढ़ा था कि इसका जो पाचन होता है मुख गुहा में होता है। हमने ये भी पढ़ा था मुख गुहा के अंदर जो लार में उपस्थित टाइलिन है वो स्टार्च को क्या करता है, चेंज करता है। पर होता क्या है कि वहां पे कम रुकता है, भोजन कम रुकता है, तो स्टार्च का पूर्णतः पाचन नहीं हो पाता। वो आके कहाँ होता है, अग्नाशयी रस के द्वारा ग्रहणी में पाचन होता है। तो ये हमने बात की अग्नाशयी रस की। अब हम पढ़ते हैं अगली क्रिया जो है आंतर में पाचन। आंतर में पाचन, आंतर में पाचन। आंतर में पाचन के लिए भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो अंतरीय रस में उपस्थित होते हैं। अंतरीय रस में उपस्थित होते हैं विभिन्न प्रकार के एंजाइम में, सभी एंजाइमों की बातें करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो एंजाइम वही एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज के बारे में हमने पढ़ लिया। कायमोट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, कायमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देगा। इसके बाद में बात करें तो इसमें सुक्रेज होता है। सुक्रेज के अलावा माल्टेज होता है।
माल्टेज के अलावा लैक्टेज होता है, लैक्टेज के अलावा इसमें एमिनो पेप्टाइडेज होता है, एमिनो पेप्टाइडेज के अलावा इसमें डाई पेप्टाइडेज होता है, डाई पेप्टाइडेज के अलावा इसके अंदर न्यूक्लिएज होता है। देखिएगा सुक्रेज जो होता है ये सुक्रोज को किस में चेंज कर देगा, सुक्रोज को चेंज कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज को सुक्रेज किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज की बात करें तो ये क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देगा। माल्टेज जो एंजाइम है माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देगा। लैक्टोज जो होगा ये लैक्टोज को चेंज करेगा, लैक्टोज को ये किस में चेंज कर देगा, इसी में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में बदल देगा। एमिनो पेप्टाइडेज जो है इसके अलावा हाँ एक लिपिड भी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, लिपिड जो एंजाइम होता है ये वसा को वसा अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड में बदल देगा, मोनोग्लिसराइड में। एमिनो पेप्टाइडेज जो होगा, एमिनो पेप्टाइडेज एमिनो से शुरू हो रहा है यानी ये क्या करेगा, एमिनो अम्ल का निर्माण करेगा। तो ये क्या करेगा कि हमने पढ़ा था ना अभी लास्ट में क्या बचे थे, डाई पेप्टाइड बचे थे, डाई जो पेप्टाइड बचे थे इसको क्या कर देगा, ये एमिनो अम्ल में चेंज कर देगा, एमिनो अम्ल में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसके बाद में क्या है कि जो डाई पेप्टाइड है इसी डाई पेप्टाइड को, जो डाई पेप्टाइडेज है ये डाई पेप्टाइडेज जो है ये डाई पेप्टाइड को किस में चेंज कर देगा, एमिनो अम्ल में। इसी प्रकार डाई पेप्टाइड को भी क्या कर देगा, एमिनो अम्ल में चेंज। इसके साथ में क्या होता है, जो एमिनो पेप्टाइडेज होता है इसके साथ में ये डाई पेप्टाइड के साथ में छोटे पॉलीपेप्टाइड को भी चेंज करता है, छोटे पॉलीपेप्टाइड को, छोटे पॉलीपेप्टाइड और डाई पेप्टाइड को ये एमिनो अम्ल जो है किस में चेंज करता है, एमिनो अम्ल प्लस डाई पेप्टाइड में। और ये जो डाइपेप्टाइड होता है इसको डाइपेप्टाइडेज एमिनो अम्ल में चेंज कर देता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल का मतलब जो डीएनए आरएनए है, वो डीएनए आरएनए जो होते हैं ये न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से आगे न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड के द्वारा फिर एन क्षारक और पेंटोज शर्करा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा अंतर में क्या होती है, पाचन क्रिया होती है। तो ये पूर्णतया पाचन क्रिया अभी हमने पढ़ ली। सबसे पहले हमने अंतः ग्रहण पढ़ा था पाचन की क्रिया विधि में। अंतः ग्रहण के बाद में हमने पाचन क्रिया पढ़ी। पाचन क्रिया के बाद में अब बात करेंगे अवशोषण की, कि जो पचित भोजन है इसका अवशोषण किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा इसका अवशोषण पढ़ेंगे। अब अवशोषण की बात करते हैं। अवशोषण किस प्रकार से होगा। अवशोषण जो होता है ये आंतर में होता है, क्योंकि आंतर के अंदर क्या है, आंतर के अंदर रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर। और इन रसांकुर और सूक्ष्मांकुरों के कारण क्या होता है, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर के कारण जो आंतर की भित्ति होती है उसका अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा अवशोषणीय क्रिया प्रारंभ होती है। दो प्रकार का अवशोषण होता है। पहला जो अवशोषण हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्लूकोज व एमिनो अम्लों का अवशोषण, ग्लूकोज व एमिनो अम्लों का अवशोषण। ग्लूकोज व एमिनो अम्लों का जो अवशोषण होता है
ये सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा होता है। सक्रिय अभिगमन विधि, सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा होता है। लेकिन जो ग्लूकोज एमिनोमर का जो अवशोषण होता है सक्रिय अभिगमन विधि द्वारा, तो इसमें कौन काम आता है? सोडियम काम आता है। कौन काम आता है? सोडियम। दिखाई दे रहा होगा आपको, सोडियम। सोडियम के कारण इस को हम बोल देते हैं सोडियम आयन सह अभिगमन विधि। सोडियम आयन सह अभिगमन विधि। इस जो ग्लूकोज एमिनोमर का जो अवशोषण हो रहा है वो किस विधि द्वारा किया जाएगा? अबे सोडियम आयन सह अभिगमन विधि द्वारा। देखिएगा कि एक क्या होता है, जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, कोशिका होती है, किसकी? क्षुद्रांतरी। ये क्षुद्रांतरी कोशिका है मान लीजिए। क्षुद्रांतरी कोशिका में क्या होते हैं? सोडियम आयन होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम आयन। इजी है, ग्लूकोज का अवशोषण कर रहे हैं हम, इजी है। जो सोडियम आयन जो होता है ये कोशिका के अंदर होता है। कोशिका के अंदर होता है तो क्या होता है कि इस कोशिका से बाहर चला जाता है। कोशिका से बाहर गया, कोशिका से बाहर जाएगा तो क्या होगा कि कोशिका के अंदर सोडियम आयनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। बाहर क्या होते हैं? ग्लूकोज आयन होते हैं। बाहर क्या होते हैं? ग्लूकोज आयन। जब सोडियम आयन जो होते हैं इनकी ये जब बाहर चले जाते हैं इससे, तो सोडियम आयन की अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और इस कमी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए सोडियम आयन वापस कहाँ आते हैं? कोशिका के अंदर आते हैं। और जब ये इस झिल्ली को पार करके कोशिका के अंदर वापस आते हैं तो ये अकेले नहीं आते हैं। ये किसको साथ में लेकर आते हैं? ग्लूकोज को। यानी ग्लूकोज जो है ये भी इसके साथ में अंदर आएगा। तो यहाँ पे सोडियम तो अंदर आएगा ही आएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा? ग्लूकोज भी अंदर आ जाएगा। और ग्लूकोज अंदर आ जाएगा जिससे ग्लूकोज का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को सोडियम आयन सह अभिगमन विधि। ये विधि इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। सोडियम आयन कोशिका से बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि अंदर जो है कोशिका में कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो ये सोडियम आयन वापस अंदर आएंगे तो साथ में किसको लेकर आएंगे? ग्लूकोज के अणु को अंदर लेके आएंगे। इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम आयन सह अभिगमन विधि। और ग्लूकोज का इस प्रकार से क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। इसके बाद में वसाओं का अवशोषण कैसे होगा इसमें उसको देखते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी आने लायक है। वसाओं का अवशोषण। वसाओं का अवशोषण किस प्रकार से होगा? वसाओं के अवशोषण को पढ़ते हैं। देखिएगा, वसाओं का अवशोषण जो होता है ये मिशेल निर्माण के कारण होता है। किसके निर्माण के कारण होता है? मिशेल के निर्माण के कारण। देखिएगा, मैं यहाँ पे वही कोशिका बना रहा हूं। ये मान लीजिए मोनोग्लिसराइड है, वसा का एक अणु है। वसा, या मैं मान लेता हूं वसा अम्ल या मोनोग्लिसराइड का क्या है? अणु है। वसा अम्ल या मोनोग्लिसराइड है जो कोशिका के बाहर पाया जा रहा है। क्या होता है? जो पित्त वर्णक होते हैं, क्या होते हैं? पित्त वर्णक। पित्त वर्णक जो होते हैं ये इसके चारों ओर आवरण बना लेते हैं इस प्रकार से। ये पित्त वर्णक है। पित्त वर्णक इसको चारों ओर से घेर लेते हैं। और जैसे ही इसको घेर लेंगे तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? मिशेल कहेंगे। क्या कहेंगे? मिशेल कहेंगे। मिशेल जो होता है ये इस त्वचा के क्या आता है? इस झिल्ली के, जो श्लेष्मा झिल्ली है, इस श्लेष्मा झिल्ली के क्या आता है? टच होता है। श्लेष्मा झिल्ली के जैसे ही टच होता है तो जो मोनोग्लिसराइड और वसा अम्ल है, ये मोनोग्लिसराइड और वसा अम्ल क्या होते हैं? इस झिल्ली में घुलनशील होते हैं।
घुलनशील होने के कारण ये क्या आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो वसामल तो अंदर आ जाता है, लेकिन पित्त वर्णक इसमें घुलनशील नहीं होते, जिससे ये क्या रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। ये क्या रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। इस प्रकार से बना रहा था, ये बाहर रह गए, मोनोग्लिसराइड क्या आ गया, अंदर आ गया। मोनोग्लिसराइड क्या आ गया, अंदर आ गया। मोनोग्लिसराइड अंदर आ गया, पित्त लवण जो है, वर्णक जो है वो बाहर रह गए। तो ये क्या करेंगे, अब नए मिशेल का निर्माण करेंगे। अब क्या होगा कि इस कोशिका की जो ER है, इस प्रकार से बना रहा हूं मैं, ये जो है ये इस ER के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ER में जैसे ही प्रवेश करेंगे और इस ER में क्या करेंगे, ट्राई ब्यूटाइन का संश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, ट्राई ब्यूटाइन का संश्लेषण। जैसे ही वसामल मोनोग्लिसराइड इसमें प्रवेश करेंगे ER में, ये ER है अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश करते ही किसका निर्माण करेंगे, ट्राईब्यूटाइन का संश्लेषण। इसके बाद में क्या होगा, ये बाहर निकलेगा ER से। ER से जैसे ही मोनोग्लिसराइड बाहर निकलेगा तो इसके चारों ओर क्या होगा कि प्रोटीन जो है उसका आवरण आ जाएगा। किसका आवरण आ जाएगा, प्रोटीन का। ये आवरण किसका है, प्रोटीन का। और जैसे ही प्रोटीन के आवरण चारों ओर इसके आ जाएगा, यानी जो मोनोग्लिसराइड है ये प्रोटीन के आवरण से प्रीबद्ध हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन। क्या कहेंगे, काइलोमाइक्रोन। इसे हमने कहा काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होगा, इस कोशिका से बाहर आ जाएगा। काइलोमाइक्रोन जैसे ही इस कोशिका से बाहर आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, लसिका ग्रंथियों में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, लसिका ग्रंथियों में। लसिका ग्रंथियों में जाने से क्या होगा कि लसिका ग्रंथियां जो है इसको रक्त वाहिका में डाल देगी। रक्त वाहिकाओं में ये क्या हो जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। और रक्त के अंदर क्या होता है, जो लाइपेज होता है वो लाइपेज इसको क्या कर देगा, वापिस इस काइलोमाइक्रोन को वसामल और मोनोग्लिसराइड में चेंज कर देगा, जिसके कारण हमारे शरीर में किसका अवशोषण हो जाता है, वसामल और मोनोग्लिसराइड का अवशोषण हो जाता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वसाओं के अवशोषण और एमिनो अम्ल या ग्लूकोज का जो अवशोषण है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही विधियों को आपको पढ़ना है। एक विधि ये है और एक हमने सोडियम आयन सह अभिगमन विधि पढ़ी, जो कि इससे थोड़ी इजी है।